जिंदल अभी हाल ही में उन्होंने तांबे के क्षेत्र के अंदर अपना कदम रखने की एक घोषणा की थी कि भैया वो तांबे के कारोबार के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब वो फिर से एक एंट्री कर रहे हैं जो बंगाल में इतना अच्छा रिजल्ट दिया, कोई उम्मीद नहीं लगा रहा होगा कि भैया फिर से रेड होगा, पर हो गया। अभी 2 दिन से बाजार की स्थिति अच्छी थी, किसी ने अपने निवेश की स्थितियों के साथ आगे बढ़ाने की भी चीज़ें हमें पहले इसने बताई थी। तो वो भी क्या है, वो भी नवकरणीय ऊर्जा की क्षेत्र के साथ इसकी एक बढ़ती कदमों के साथ है। फूड डिलीवर होना, राशन की चीज़ें मिनटों में आना, ये क्विक कॉमर्स जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रिलायंस पावर की, क्योंकि उसने अपना फिर से प्रॉफिट लाकर दिखा दिया और साल दर साल लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। उसके बारे में आज हम चीज़ों को समझेंगे। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में वैश्विक व्यापार सम्मेलन जो चल रहा है, शिखर सम्मेलन जो चल रहा था, उसके अंदर हमारे देश के उद्योगपतियों ने क्या क्या हिस्सेदारी, मतलब क्या क्या वहाँ पर वो काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई, जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू ग्रुप है। तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपने द्वारा निवेश करने की स्थितियों के साथ बताई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे क्विक कॉमर्स वाली कंपनियाँ जो वर्क करती हैं, उसके अंदर सबसे तेज़ी के साथ डाउनलोड होने वाला जो ऐप है ज़ेप्टो, उसने क्या महारत हासिल कर ली है, उसके बारे में बातचीत आज हम करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी किसी राज्य के अंदर वहाँ की सरकार के द्वारा जो भी अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए आकर्षित चीज़ों के साथ कुछ छूट देना या बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने यहाँ पर सम्मेलन के द्वारा बुलाकर उनसे कुछ निवेश की स्थितियों का जायजा लेना या उनको किसी भी तरीके से देश के अंदर, मतलब राज्य के अंदर निवेशित कराने के लिए जो वहाँ की सरकार कुछ भी चीज़ करती है, तो वहाँ से उस राज्य के साथ साथ देश की भी उन्नति हमें देख लेनी चाहिए। और दूसरा, जो भी ग्रुप वहाँ पर वर्क कर रहा है या निवेश करेगा, तो उससे आने वाली फ्यूचर हमें दिख जाता है कि कंपनी की क्या क्या मंशा है। और जो ये उद्योगपति अपने द्वारा इस तरीके से राज्य के अंदर जाकर निवेश करते हैं और उस निवेश की स्थितियों से उनके व्यापार की चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाता है। मकसद तो बाजार के अंदर खोजना ही हमें यह है कि भैया एक्चुअल चीज़ें हमें पता लगें और क्या क्या कंपनी, क्या क्या उनके जो मालिक हैं किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, उसके द्वारा में हमें पता लगे। तो ये एक बढ़ोतरी हो जाती है अपने ज्ञान की वृद्धि की, और वही एक चीज़ है आपको शेयर बाजार के अंदर सच्चाई तरीके से टिका कर रखती है। तो भैया पश्चिम बंगाल के अंदर वैश्विक व्यापार सम्मेलन जो चल रहा है, 8वां है वो वहाँ पर, उसके अंदर हमारे देश के बड़े उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि वो इस दशक के अंत तक पश्चिम बंगाल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए तक का, उनकी जो रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, निवेश करने की योजना बना रही है, घोषणा की है उन्होंने, करेंगे वो 50,000 करोड़ रुपए तक की। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 दशक से कम के समय के अंदर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर, मतलब बंगाल के अंदर अपने निवेश को 20 गुना तक बढ़ा दिया है। और करीब करीब उन्होंने पहले भी 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश जो है बंगाल में कर दिया है, और अब इसको ये 2 गुना करने जा रहे हैं। यानी इस दशक के अंत तक वो करीब 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, जो डिजिटल सेवाओं के अंदर, हरित ऊर्जाओं के अंदर और रिटेल सेक्टर और अन्य सेक्टरों के अंदर ये निवेश करने की स्थितियां बता रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता लगना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने कदमों को पहले 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जो करके बैठी है बंगाल की तरफ, और अब ये जो व्यापार का एक सम्मेलन हो रहा है जहाँ पर निवेशकों को आकर्षित करने की चीज़ें होती हैं, तो उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के बड़े उद्योगपति ने ये चीज़ों के बारे में हमें बताया।
तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो सर, अब बात करेंगे सज्जन जिंदल की, यानी कि JSW के चेयरमैन सज्जन जिंदल। अभी हाल ही में उन्होंने तांबे के क्षेत्र के अंदर अपना कदम रखने की एक घोषणा की थी कि भैया वो तांबे के कारोबार के अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब वो फिर से एक एंट्री कर रहे हैं जो बंगाल के अंदर ही है, और वो है हवाई अड्डे के अंदर। और एक हवाई अड्डे के अंदर वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर वो निवेश करने की योजना बढ़ा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनका ये कदम पहला कदम होगा जो हवाई अड्डे के बिजनेस के अंदर होगा। यानी कि अपने कदमों को वो एक नए बिजनेस की तरफ संजय जिंदल जी डाल रहे हैं। देखो सर, JSW ग्रुप में आपको पहले कह रहा था, ये हर एक चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है, तांबे के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले भी कंपनी स्टील में वर्क करती है, पहले भी कंपनी आपको ग्रीन ऊर्जा की तरफ वर्क करती है, पावर की इनकी कंपनियां हैं। दूसरा, अगर आपको देखें तांबे के क्षेत्र में कंपनी बढ़ रही है, और तीसरा अब ये देखें कि ये हवाई अड्डे के बिजनेस में भी चल रहा है। और ये जिस हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं उस हवाई अड्डे का नाम है बंगाल में अंडाल हवाई अड्डे के साथ अब जिस भी उनके अंदर जो प्राइवेट निवेशक बैठे हैं उनकी हिस्सेदारी खरीदने की योजना JSW ग्रुप बना रहा है। तो यहाँ से आपको देखना चाहिए कि JSW ग्रुप हवाई अड्डे के बिजनेस में भी कदम रख रहा है। और दूसरा, इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल के सालबोनी में 1600 मेगावाट की बिजली परियोजना के लिए वो 16,000 करोड़ रुपए इस निवेश की स्थितियों को बढ़ाएंगे। यानी कि ये बंगाल की तरफ 1600 मेगावाट की बिजली परियोजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। तो सज्जन जिंदल जी अपनी स्थितियों को और बेहतर करने के लिए जो ये सम्मेलन बंगाल की तरफ हुआ उसके अंदर उन्होंने एक और अपनी चीज़ों को बताया जो 1600 मेगावाट की, और इसी तरीके से वो यहाँ पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर 2 गुना करने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं कि अलग अलग निवेश करके वो बंगाल के अंदर अपनी स्थितियों को अच्छा कर सकें। देखो सर, पश्चिम बंगाल आपको पता है, बंगाल की जो मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी के द्वारा उनके राज्य के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक आकर्षित का केंद्र बना हुआ है जहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर आए हैं और अपने निवेश की स्थितियों को बढ़ा रहे हैं। भले ही दूसरी पार्टी की सरकार है वहाँ, बीजेपी की नहीं है। तो राज्यों के अंदर जब भी इस तरीके की चीज़ें बड़े बड़े उद्योगपति अपने निवेश की स्थितियों के साथ बना रहे हैं तो लाजमी एक तो वो राज्य को और देश को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरा वो अपनी स्थितियों को मजबूत करके अपनी कंपनियों को मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ से सारी स्थितियों को देखना चाहिए। ये एक अच्छे कदमों के साथ ये उद्योगपति पश्चिम बंगाल की तरफ अपने निवेश की स्थितियों को बढ़ा रहे हैं। तो सर, क्विक कॉमर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऐप के द्वारा फूड डिलीवर होना, राशन की चीज़ें मिनटों में आना, ये क्विक कॉमर्स जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और देखने को ये मिल रहा है कि ये जो भी कंपनियां हैं मोबाइल के द्वारा एप्लीकेशन जो डाउनलोड होती है उसके द्वारा ही चीज़ें मंगाई जाती है। पिछले साल अगर हम देखें कि दुनिया भर में सेंसर टावर के हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई 2024 की, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप जो बना है अमेरिका की एक फूड चेन कंपनी मैकडोनल्ड्स है, और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो डाउनलोड वाली बन गई है वो कौन सी है पता है आपको दुनिया भर में? ज़ेप्टो। और ज़ेप्टो के आपने यूट्यूब में भी ऐड देखे होंगे, टीवी में भी ऐड देखे होंगे, कुछ भी चीज़ आप देखते होंगे, बड़े बड़े पोस्टर भी आपने ज़ेप्टो के देखे होंगे। तो यानी कि ज़ेप्टो सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला देश के अंदर एक एप्लीकेशन बन गया। मैंने आपको कई बार कहा था कि ये जो फूड वाली कंपनियां होती हैं चल तो एप्लीकेशन से रही हैं, ऐसा काम कोई भी कर सकता है, ये आपको मैंने कई बार बताया। और जो भी नई कंपनी इस चीज़ के उतरेगी तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट देके अपने रेट को कम करके क्या पता वो अलग तरीके से अपनी चीज़ों को बनाए। कॉमर्स का बिजनेस जो है कम होने वाला नहीं है। ज़ेप्टो की प्रतिद्वंदी कंपनी कौन सी है जिससे प्रतिस्पर्धा करता है पता है आपको? ब्लिंकिट है। और ब्लिंकिट अगर हम देखें इस आंकड़ों के अनुसार 10वें स्थान पर रहा है डाउनलोड होने में। और ज़ोमैटो अगर आपको देखें फूड डिलीवर कंपनी है वो 5वें स्थान पर रहा है। स्विगी अगर हम देखें डाउनलोड के हिसाब से तो वो 9वें स्थान पर रहा है। और ज़ेप्टो अगर हम देश के अंदर देखें तो पहली कंपनी बन रही है जो दूसरे स्थान पर है। पहले कंपनी मैकडोनल्ड्स है, ये आपको लगना चाहिए।
तो यहाँ से ये स्थितियाँ आपके सामने आ रही है कि कोई भी उस स्थिति तक पहुँच सकता है जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बढ़ाकर। अभी जेप्टो कोई शेयर नहीं आता, लेकिन उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे दी है। इससे कई दिशाएं दिख रही हैं, ये भी सोचकर आपको चलना पड़ेगा। हाल ही के दिन आपको SECI के द्वारा आर पावर की जो भी वो बोलियां ग्रीन एनर्जी के ऊपर लगाता उसे प्रतिबंध करते हुए देखने को मिला था। वहाँ से आर पावर की स्थितियाँ बड़ी नाजुक की स्थितियों के साथ थी, फिर भी कंपनी इस स्थिति को संभाल गई और SECI ने ये बैन चीज़ों के साथ हटा लिया था। फिर हमने एक चीज़ और देखी थी जहाँ पर आर पावर का हमने उससे पहले एक रिजल्ट देखा था। वो रिजल्ट बड़े धमाकेदार था, क्योंकि उस वक्त कंपनी ने Q2 में काफ़ी अच्छा अपनी प्रॉफिट को दिखाया था, जो करीब 2878 करोड़ की इनकी प्रॉफिट हुआ था। पर इसी प्रॉफिट के अंदर अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर इनका अदर इनकम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जो थी करीब 3433 करोड़ की इनकी अदर इनकम थी। उसके बावजूद इनका 2800 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट आया था। अब ये प्रॉफिट लाजमी इतनी ज़्यादा अदर इनकम के साथ आना ही था। देखने वाली बात यह है कि इस बार Q3 में कंपनी ने प्रॉफिट तो किया है पर कम किया है, पर लाजमी ये प्रॉफिट कंपनी का सच में सही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अदर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है जो पिछले बार थी। अच्छा, अगर हम एक चीज़ समझें कि दिसंबर 2023 में कंपनी ने 1944 करोड़ की सेल की थी, 1137 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। 1137 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया। साल दर साल कंपनी ने अपने 1137 करोड़ के लॉस को कम करके कंपनी प्रॉफिट में आई है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 1853 करोड़ की सेल कर दी और 42 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। यानी कि कंपनी ने अपने साल दर साल जो इतना ज़्यादा लॉस किया था उससे कंपनी प्रॉफिट में आई है। एक्चुअल में ये प्रॉफिट कंपनी का बेस्ट है। फिर भी कंपनी ने यहाँ साल दर साल अपनी सेल को भी कम किया है। कंपनी की थोड़ी सेल कम हो रही है, थोड़ा ये सोचना आपको पड़ेगा। फिर भी कंपनी अपनी अदर इनकम को भी चीज़ों के साथ लाई है, जो करीब 307 करोड़ की इनकी अदर इनकम इस बार भी, और उसके बावजूद इनका 42 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो यानी कि इस बार कंपनी की अदर इनकम कम हुई है पिछले बार के मुकाबले में, और इनका प्रॉफिट आ गया। साल दर साल कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ देखें कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप भैया ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं बीच में वीडियो बना रहा हूँ। तो कंपनी का मार्केट कैप 17,041 करोड़ का मार्केट कैप है। 54 रुपये करीब का कंपनी का हाई है, 19 रुपये कंपनी का लो है। दूसरा, अगर हम इसके दिसंबर 2024 की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, 23.27% है, जो काफ़ी कम है। 23.27% है, जो काफ़ी कम है। FIs भी कंपनी के अंदर से कम हुए हैं, 12.95% हैं। DIs भी कंपनी के अंदर से कम हुए हैं, जो 2.88% है। पब्लिक कंपनी के अंदर काफ़ी है, जो 8.97% है। तो कंपनी के अंदर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी ने इस बार जो अपना प्रॉफिट लाकर दिखाया, लाजमी वो भी कंपनी की एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट में आ गई है। दूसरा, अगर हम इसकी बीते दिनों की एक न्यूज़ देखें जनवरी 2025 की, तो कंपनी आंध्र प्रदेश के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए और विनिर्माण सुविधा के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की भी योजना बना रही है। अब ये योजना आपको देखनी पड़ेगी कि सोलर के ऊपर है, और सोलर के मतलब यानी कि नवकरणीय ऊर्जा के ऊपर, यानी कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर जल्दी से जल्दी अपनी परियोजना को डेवलप करके पोर्टफोलियो की RE यानी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर इस तरीके से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी ने बीते दिनों में बताया था। क्यों ये न्यूज़ हम देख रहे हैं? क्योंकि ये नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है, और इसकी सहायक कंपनी ने 930 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 1860 मेगावाट की बैटरी भंडार की परियोजना भी इसने जीती थी। तो कंपनी अपनी और अपने सहायक कंपनियों के द्वारा अपने नवकरणीय ऊर्जा की स्थिति को बढ़ाती जा रही है। देखो सर, SECI की तरफ से बैन हटना, उनकी कुछ सुविधा इनको मिलना, ये एक लाजमी कंपनी की चीज़ों के साथ है, पर कंपनी के अंदर अभी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, जो करीब 60% की है। तो ये भी आप समझ कर चलना। दूसरा, इसने 1.2 गीगावाट की जल विद्युत परियोजना जो है भूटान के अंदर अपने
निवेश की स्थितियों के साथ आगे बढ़ाने की भी चीज़ें हमें पहले इसने बताई थी। तो वो भी क्या है, वो भी नवकरणीय ऊर्जा की क्षेत्र के साथ इसकी एक बढ़ती कदमों के साथ है। तो यहाँ से आपको आर पावर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की स्थितियों को जोड़ता हुआ कंपनी लॉस से, बहुत ज़्यादा लॉस से प्रॉफिट में कंपनी ने आकर दिखाया। कंपनी अपनी सीढ़ियों की चीज़ें यानी कि छलांग मारने वाली चीज़ों के साथ धीरे धीरे वर्क कर रही है। कंपनी अपनी स्थिति को और भी बेहतर करेगी और जितनी भी ये परियोजना आगे के लिए करेगी उसके लिए इसको पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए भी कंपनी अपने प्लानिंग की स्थितियों के साथ आएगी, भैया कहाँ से धन जुटाना है। पहले भी ये कंपनी अलग अलग नीतियों के साथ पैसे जुटाती ही रही है। दूसरा, अपनी कंपनी अपने कर्ज को भी कम करती जा रही है। तो ऐसी कंपनी के अंदर जो फिर से उभर रही है, उसके अंदर ऐसे रिजल्ट को देखकर हमें दूर की मंशा को देख लेना चाहिए, है ना। तो शॉर्ट टर्म की स्थितियों के साथ ऐसे शेयर नहीं होते जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की स्थितियाँ ज़्यादा बैठी हो। तो कंपनी लाजमी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी और अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। क्विक कॉमर्स का बिजनेस भैया बहुत बेस्ट बिजनेस है, पर इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर कंपटीशन ज़्यादा ना होता तो जेप्टो अभी हाल ही में ही आपको पता है कि उसने क्या करामत हासिल कर ली है और स्विगी, ज़ोमैटो और अन्य ऐपों को पछाड़कर सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप जेप्टो का बन गया है। तो यानी कि इस क्षेत्र के अंदर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा लगी ही रहेगी, क्योंकि अगर ये उस चीज़ पर आधारित है कि जो भी ग्राहक होते हैं, कौन सा ऐप किस तरीके से उनको वो सुविधा दे रहा है, कौन सा जल्दी पहुंचा रहा है, कौन सा अच्छा खाना दे रहा है, कौन सा अच्छा राशन दे रहा है, कौन सा अच्छी स्कीम दे रहा है, तो ये जो बिजनेस है उस पर टिका रहता है। तो जो कंपनियां अपने द्वारा अपनी स्थितियों को अच्छा करके आगे की तरफ बढ़ेगी, लाजमी वो कंपनी आगे की तरफ बढ़ेगी और उसके ऊपर लोगों का ध्यान होगा। तो ऐसे कंपटीशन, ये कंपटीशन वाला ज़्यादा सेक्टर हो गया है क्विक कॉमर्स का ना। इस तरह कंपनियाँ हैं जो फूड डीलर, तो इसके अंदर दिमाग लगाना ज़्यादा वैसा हो गया भैया, अब जेप्टो निकल कर आ गया, कल वो कोई और निकल कर आ जाएगा। तो उस स्थिति को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। सज्जन जिंदल भैया अपने कदमों को नए नए बिजनेस के अंदर डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी हवाई अड्डे के निवेश की स्थितियों के साथ कदम रखना, तांबे की स्थिति के साथ पहले कदम रखना, फिर 1600 मेगावाट की बिजली परियोजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए के निवेश की स्थितियों को बताना। सज्जन जिंदल अपनी सारी कंपनियों के विकास के लिए एक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। बंगाल के अंदर सज्जन जिंदल हो गए, आईटीसी हो गया और अन्य निवेशक हो गए, और उसके साथ साथ रिलायंस के चेयरमैन जो है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने संबोधित करते हुए सम्मेलन को बताया कि भैया वो 50,000 करोड़ रुपए तक इस दशक के अंत तक निवेश करने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ से भी राज्य की और सरकार की और कंपनियों की मजबूती चीज़ें फ्यूचर के लिए देखने की स्थितियां बन जाती है। बाजार के अंदर कोई से भी शेयर के अंदर कभी भी उतार चढ़ाव हो जाएंगे। कुछ दिन पहले सुजलोन एनर्जी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, कोई उम्मीद नहीं लगा रहा होगा कि भैया फिर से रैड होगा, पर हो गया। अभी 2 दिन से बाजार की स्थिति अच्छी थी, किसी ने दिमाग नहीं लगाया होगा कि भैया फिर भी गिर सकती है, फिर गिर गया। तो यहाँ लाजमी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाला, अच्छी सूझबूझ रखने वाला और दूर के फ्यूचर को देखने वाला ही कंपनी की चीज़ों को समझ के अपना निवेश करेगा। और जो बिना सोचे समझे किसी टिप्स में वर्क करेगा, उसे लाजमी झटके पे झटके बाजार देता ही रहेगा। तो अगर बाजार के झटकों से बचना है तो स्वच्छ तरीके से चीज़ों को समझना है, न्यूज को समझना है, कंपनी क्या कहाँ निवेश कर रही है उसको समझना है, क्या कर रही है उसको समझना है, रिजल्ट कैसा दे रही है, किस चीज़ के लिए काम कर रही है, उसको अगर समझ गई तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। देखो सर, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बड़ी बड़ी वीडियो बन रही है तो मैं इसी के अंदर से ही छोटी वीडियो अलग स्टाइल से डीप सर 6 के अंदर भी डाल रहा हूँ। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे कोई भी वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। काम के ऊपर वीडियो बनाई है, न्यूज आई है इसलिए बनाई है, ये आप समझ कर चलना। तो खरीदने बेचने की सलाह कोई भी नहीं है। मेरा कोई भी टेलीग्राम, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी मेरा नहीं है और ना ही मैंने आज तक बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।